दोस्तों, क्या गोदी मीडिया के जरिए बीजेपी एक गंदा खेल खेल रही है? ऐसा खेल जिसमें महाराष्ट्र में उसकी हड़बड़ाहट और उसकी नर्वसनेस दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी की ये बात समझ में आ गई है कि महाराष्ट्र वो सीधे रास्ते से नहीं जीत पाएगी? अगर जीतना है तो कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते लेने होंगे। दोस्तों, खुद गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में थे और अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि कैसे भी करके महाराष्ट्र उनको जीतना है। साम दाम दंड भेद, कुछ भी कर लो लेकिन महाराष्ट्र हमें जीतना ही जीतना है। तो क्या बीजेपी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है? और उसकी इस रणनीति में कौन मदद कर रहा है? गोदी मीडिया मदद कर रहा है। दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको इस खबर में ही बता दिया था कि गोदी मीडिया के जरिए एक खबर प्लांट की जा रही है। खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात हो चुकी है और संजय राउत की मुलाकात हुई है अमित शाह से। और संजय राउत की मुलाकात हुई है या फोन पर बात हुई है, इसको लेकर कंफ्यूजन था। लेकिन ये कल सारे न्यूज़ चैनल्स ने चला दिया कि संजय राउत की बात हुई है अमित शाह से और उद्धव ठाकरे नाराज हैं टिकट बंटवारे को लेकर। हो सकता है कि 288 यानी कि महाराष्ट्र की सारी सीटों पर उद्धव ठाकरे अपने कैंडिडेट उतार दें। तब से लेकर अब तक बहुत सी बातें इस मामले में कही जा चुकी हैं, लेकिन अब इस मामले में खुद संजय राउत ने जो बात बोली है वो इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि बीजेपी के पास बहुत सी ताकतें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो उसको ताकत देती है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो देश की सबसे रईस पार्टी है, उसके पास पूरा का पूरा तंत्र है, जाहिर तौर पर सत्ता में है तो। लेकिन उसके पास ये जो गोदी मीडिया है ना, जिसको संजय राउत ने सुपारी मीडिया भी कहा है, ये भी बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। दोस्तों, कल जब संजय राउत को लेकर खबर आई कि उनकी बातचीत हुई है अमित शाह से, तो संजय राउत ने इस पूरे के पूरे मसले पर खुद सामने आकर बयान दिया और कहा, महाराष्ट्र के गौरव को कुचलने वालों से शिवसेना हाथ नहीं मिलाएगी। बीजेपी से हाथ मिलाने का मतलब औरंगजेब अफजल खान से हाथ मिलाना है। बताइए कितना सख्त बयान है। यही नहीं दोस्तों, संजय राउत ने तो आज ये भी कह दिया कि बीजेपी से हाथ मिलाना, बीजेपी से बात करना उनके साथ जाने से अच्छा तो मर जाए। इतना सख्त बयान दिया संजय राउत ने और ये भी कहा कि ये पूरा का पूरी जो खबर है ये प्लांटेड है। देखिए दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने न केवल उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया बल्कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे से छीन ली, मतलब पिता की बनाई हुई पार्टी बेटे से छीन ली। और ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं, सोच भी कैसे सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे? मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी से बात कर रही है, ये सुनना ही संजय राउत के लिए बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा कि ये सोचना ही गलत है कि हमारी पार्टी जिन्होंने तोड़ी, हम उनके साथ कैसे चले जाएंगे। दोस्तों, यही नहीं, गोदी मीडिया को निशाने पर लेते हुए संजय राउत ने यह भी कहा, द न्यूज इज गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये खबर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दी गई है, जैसे सुपारी देते हैं ना किसी की। संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये न्यूज सुपारी की तरह दी गई है। इट्स अ सुपारी न्यूज, सुपारी वाली खबर है, ये प्लांटेड खबर है। ये हम कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये बहुत सख्त बयान है दोस्तों। अगर संजय राउत की या उद्धव ठाकरे की बातचीत चल रही है ना बीजेपी से, तो टालमटोल वाले बयान दिए जा सकते थे कि नहीं नहीं ये केवल अफवाह है और हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है। लेकिन ये कहना कि इनके साथ जाना मरना इससे बेहतर होगा, या फिर ये कहना कि इनके साथ जो जाएगा समझ लीजिए कि वो औरंगजेब अफजल खान से हाथ मिला रहा है, ये बताता है कि पूरी की पूरी खबर कैसे प्लांट की गई। दोस्तों, आप होशियारी देखिए, न्यूज़ चैनल्स ने खबर चलाने से पहले क्या बदमाशी की, या फिर ये होशियारी कह लें। अमूमन ये इस तरह की खबरें बीजेपी के रिपोर्टर से ब्रेक करवाई जाती हैं, लेकिन ये खबर कांग्रेस के रिपोर्टरों ने ब्रेक की। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में कांग्रेस के रिपोर्टर्स ने खबर ब्रेक की, ये बताने के लिए कि देख, इधर के सूत्रों नहीं उधर के सूत्रों से खबर आई है। अब उन कांग्रेस के रिपोर्टर्स को किसने बताया, कहाँ से ये जानकारी मिली कि उद्धव ठाकरे की बातचीत बीजेपी से हो रही है? दोस्तों, मैंने कल ही आपको इस वीडियो में बता दिया था कि कुछ खबरें सच्चाई होती है कुछ खबरों में और कुछ खबरें प्लांट की जाती है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जो बीजेपी हरियाणा जीत सकती है, एक ऐसा राज्य जो जहां कोई उम्मीद नहीं थी, मोदी जी ने वक्त से पहले ही पैकअप कर लिया जिस हरियाणा से, वो बीजेपी महाराष्ट्र में इतना क्यों डर रही है? अगर संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये प्लांटेड खबर है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, तो ये खबर कौन प्लांट करेगा? जाहिर सी बात है, इस तरह की खबरें जब उड़ाई जाएंगी तो किसको फायदा होगा? जाहिर सी बात है एनडीए को होगा, महाविकास आघाड़ी के वोटर्स के बीच कंफ्यूजन पैदा होगा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों के बीच में भी कंफ्यूजन पैदा होगा, कार्यकर्ताओं के बीच ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होगा, विश्वास की कमी पैदा होगी। क्योंकि दोस्तों, उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता कुछ सोचेंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोचेंगे देखिए तो बीजेपी वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के बीच अगर कंफ्यूजन पैदा होगा तो फिर चुनाव जीतना किसी भी गठबंधन के लिए मुश्किल होगा। तो क्या इसी रणनीति के तहत
बीजेपी और उसकी प्लांटेड या फिर गोदी या फिर सुपारी मीडिया, जो भी कह लीजिए संजय राउत के शब्दों के हिसाब से। दोस्तों बात ऐसी है कि हरियाणा की जीत और महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल अलग है। मैं तो ये मानती हूँ कि हर चुनाव अलग है। अब आप देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है या जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव जीता जाएगा वो झारखंड से अलग है ना। हर चुनाव हमारे देश में अलग होता है। महाराष्ट्र और झारखंड से और अलग होने वाला है दिल्ली का चुनाव, और उन सब से अलग होगा बिहार का चुनाव। हर राज्य अलग है, हर राज्य के मुद्दे अलग हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में इस वक्त मची हुई है खिचड़ी। हर दल को पता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार हो उनकी पार्टी या फिर अजित पवार की पार्टी, सबको पता है 6 की 6 पार्टियों को कि कोई भी एक पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो अपने बूते सरकार बना ले। ना तो बीजेपी अपने बूते सरकार बना सकती है, ना कांग्रेस अपने बूते सरकार बना सकती है। अगर सरकार बनी तो दोनों में से कोई एक गठबंधन ही सरकार बनाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखें तो जो बढ़त दिख रही है वो इंडिया गठबंधन को दिख रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने शानदार परफॉर्म किया। यूपी के बाद जो सबसे शानदार परफॉर्मेंस रहा इंडिया गठबंधन का वो महाराष्ट्र में रहा। उस महाराष्ट्र में जिसके लोकसभा चुनाव के लिए ही कहा जाता है, विपक्ष का तो यही आरोप है कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ही बीजेपी ने 2 पार्टियों की 4 पार्टियां करवा दी। वहां बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई। 9 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने तो पहला चुनाव लड़ा अपने नए सिंबल और नई पार्टी के साथ, उन्होंने 9 सीटें ले ली। मतलब बीजेपी के बराबरी में उद्धव ठाकरे की पार्टी आ गई। कितनी बड़ी बात है दोस्तों हमारे देश की राजनीति में। और अजित पवार ने भी ये साबित कर दिया कि वो पार्टी भले ही अपने साथ ले गए, विधायक भी अपने साथ ले गए और वो पार्टी सिंबल भी अपने साथ ले गए, लेकिन जो रुतबा है सीनियर पवार का, शरद पवार का, वो उनके साथ नहीं है। दोस्तों यही बातें हैं जो बीजेपी को परेशान कर रही हैं। दरअसल दोनों ही गठबंधनों को अगर आप गौर से देखें दोस्तों, तो दोनों में विरोधाभास भी है और दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। जैसे अगर मैं उन दिक्कतों की बात करूं जो कि एनडीए के अंदर है, जिसकी वजह से जानकारी कह रहे हैं कि इस तरह की खबरें प्लांट करनी पड़ रही हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए को या बीजेपी को। दरअसल दोस्तों एनडीए के अंदर दिक्कत ये है महाराष्ट्र में कि उसके पास 3 नेता हैं, एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, तीनों अलग अलग पार्टी के नेता हैं। एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के खुद प्रमुख हैं, अजित पवार अपनी पार्टी के खुद प्रमुख हैं और देवेंद्र फडणवीस तो वही करेंगे जो मोदी अमित शाह उन्हें कहेंगे। दिक्कत ये दोस्तों कि इस गठबंधन में तीनों नेता, शीर्ष नेता, तीनों सीएम बनना चाहते हैं। दोस्तों फडणवीस तो सीएम थे, उनको तो डिप्टी सीएम बनाया गया, उनका तो खैर डिमोशन हुआ। कौन चाहता है राजनीति में सीएम बनने के बाद डिप्टी बनाया जाए, लेकिन उनको बनाया गया क्योंकि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था। एकनाथ शिंदे अब सीएम बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उद्धव ठाकरे के रहते हुए वो सीएम बन सकते हैं, और बीजेपी ने उनको सीएम बना दिया। तो एक बार अगर आप सीएम बन जाते हैं तो आपका दिल ही नहीं करेगा कुर्सी छोड़ने का। सीएम की कुर्सी, वो भी महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी। एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं को पता है और एकनाथ शिंदे भी यही कोशिश करेंगे कि वो सीएम बने। जब पहली बार बन सकते हैं तो दूसरी बार भी बन सकते हैं, कम विधायकों के साथ भी बन सकते हैं। और अजित पवार की तो बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि वो सीएम बने। इसके लिए तो उन्होंने रातों रात अपनी पार्टी तोड़कर बगावत करके बीजेपी की गोद में जाकर वो बैठ गए थे। रातों रात उनका शपथ ग्रहण करवा दिया गया था। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली, अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली, लेकिन बाद में उनके जो अपने विधायक थे उनको छोड़कर भाग गए और अजित पवार को उसके बाद इस्तीफा देना पड़ गया। वो तो सबको पता है ना। आधी रात में जो हंगामा महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, शरद पवार ना होते तो न जाने क्या होता। शरद पवार ने उसके बाद उनकी बगावत खत्म करवाई और उसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया। लेकिन यही दिक्कत दोस्तों एनडीए के साथ सबसे ज्यादा है कि 3 नेता हैं, 3 पार्टियों का गठबंधन है और तीनों के पास अपने अपने सीएम कैंडिडेट हैं। ये एग्जैक्टली वैसी दिक्कत है जो दिक्कत हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुई कि 2 क्षत्रप थे हरियाणा में, शैलजा और हुड्डा, और दोनों अपने अपने सीएम बनने की दावेदारी कर रहे थे। एग्जैक्टली यही काम महाराष्ट्र में एनडीए के साथ हो रहा है। और ये बातें ऐसा नहीं है कि दबी जुबान हो रही हैं, सबके कार्यकर्ताओं को ये बात है, संदेश है। एकनाथ शिंदे अपने इलाके में कि चाहते हैं कि केवल उनकी बात हो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इंडिया गठबंधन की तरफ अगर आप देखें महाराष्ट्र में, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ फ्रैक्शंस नहीं है, वहाँ दिक्कतें नहीं है। अगर दिक्कतें हैं तभी तो अभी तक टिकट बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है ना। दिक्कतें हैं और बहुत सी सीटों को लेकर हैं, लेकिन एक चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं है, एक चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है इंडिया गठबंधन में। अगर इंडिया गठबंधन सीएम के नाम का ऐलान करता है तो भी नहीं है, अगर सीएम के नाम का ऐलान नहीं करता है तो भी नहीं है। सबको पता है कि अगर इंडिया गठबंधन जीता तो सीएम उद्धव ठाकरे बनेंगे। ये एक अनकहा सच है
जो इंडिया गठबंधन के वोटर को भी पता है और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को भी पता है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, चाहे वो शरद पवार के कार्यकर्ता हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता हों। मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो इंडिया गठबंधन और एनडीए को एक दूसरे से अलग करता है। जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो तो यही है कि दोनों गठबंधनों में आपस में टिकट बंटवारे को लेकर कशमकश है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि टिकट बंटवारा जिसने ठीक से फाइनल कर लिया ना, आधा चुनाव वो जीत गया, इसीलिए टिकट बंटवारे को लेकर इतना वक्त लग रहा है। तो राज्य बहुत बड़ा है, 288 सीटें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। 288 सीटों को लेकर तो एक एक सीट पर मगजमारी हो रही है। ऑफकोर्स ये रीज़न है ही कि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा दोनों ही गठबंधन चाहते हैं कि अगर टिकट बंटवारे का काम ठीक से सुलट गया तो आधी जंग आप यहीं पर जीत लिए। क्योंकि हरियाणा में हमने देखा है कि बीजेपी ने एक एक सीट में अलग अलग समीकरण बिठाए और माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव जीता। यही इंडिया गठबंधन चाहता है कि वो महाराष्ट्र में करे। एक और चीज़ दोस्तों जो कि एनडीए और इंडिया को अलग करती है महाराष्ट्र में, एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है, और इस समय विधानसभा के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी पे। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में जो दो पार्टियां हैं कांग्रेस के इतर, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये दोनों बहुत ही मजबूत हैं अपने इलाके में। जाहिर तौर पर दोनों के पास एक सिंपैथी है कि भाई देखिए इनकी पार्टी इनसे छीन ली गई, इनका सिंबल इनसे छीन लिया गया। शरद पवार के लिए तो खास तौर पर इस उम्र में शरद पवार को जीरो से शुरुआत करके मजबूर किया गया, उनके अपने भतीजे ने मजबूर किया उनको, एक रीज़न तो ये है ही। और बाय डिफ़ॉल्ट भी दोनों ही अपने अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो इसी लिहाज से भी इंडिया गठबंधन एनडीए से थोड़ा सा 21 बनता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी क्या कमज़ोर कड़ी साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन दोस्तों लोकसभा और विधानसभा में जो वोटिंग पैटर्न होता है वो अलग होता है। और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट को दरकिनार करके आत्मविश्वास में चुनाव हारा, अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में भी अंडर परफॉर्म करती है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर गतिरोध हो या मतभेद हो कि हमको सीएम बनना है, हमको सीएम बनना है। शरद पवार भी ऐसे किसी चेहरे को आगे हाल फिलहाल ऑफिशियली तो नहीं कर रहे हैं कि ये सीएम बनेंगे। सीएम के नाम पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है इंडिया गठबंधन में। और इंडिया गठबंधन के पास एक और एज है, उसके पास जो दो सहयोगी हैं, कांग्रेस के पास जो दो सहयोगी हैं वो बहुत तगड़े हैं। एकनाथ शिंदे और खास तौर पर अजित पवार पर क्या इतना भरोसा किया जा सकता है? अजित पवार ने सबसे खराब परफॉर्म किया है लोकसभा चुनाव में, तो वैसे भी उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो जाती है। वहीं एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन के तीसरे सबसे बड़े सहयोगी हैं, मोदी जी की तीसरी सबसे बड़ी बैसाखी। एकनाथ शिंदे के पास 7 सीटें थी लोकसभा की, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के लिए भी जाहिर तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को बताना मुश्किल होगा ना। अब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता अगर उनकी पार्टी के आलाकमान से पूछते हैं या एकनाथ शिंदे से उनके बड़े नेता बंद कमरे में पूछते हैं कि साहिब आप सीएम बनेंगे क्या, तो क्या एकनाथ शिंदे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोल सकते हैं? तो आप मुझे एक बात बताइए, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता जिस इलाके में बीजेपी लड़ रही है चुनाव, एकनाथ शिंदे की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या उनके कार्यकर्ता चाहेंगे कि बीजेपी जीते? जबकि वो जानते हैं कि अगर बीजेपी जीती, बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें आई, तो एकनाथ शिंदे की सीएम की कुर्सी किसी हाल नहीं बच सकती। तो यही एक चीज़ है दोस्तों जो इंडिया गठबंधन और एनडीए को अलग करती है, और ये बात बीजेपी अच्छे से समझती है। और जो माइंड गेम है, जो साइकोलॉजिकल गेम है ना, पॉलिटिक्स में जो साइकोलॉजिकल वॉर है, ये आज से नहीं हमेशा से खेली जाती है, लेकिन आजकल तो ये हद दर्जे में खेली जा रही है। और इसका सीधा जो कठपुतली है, जो इसका मोहरा है, वो मीडिया बनती है, और इतनी होशियारी से बनती है कि ऐसे दिखाया जाता है कि कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कांग्रेस के रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि संजय राउत की मुलाकात या बातचीत हो गई अमित शाह से, और उद्धव ठाकरे की बातचीत हो गई देवेंद्र फडणवीस से। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब दोनों ही गठबंधनों में बातचीत चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं आया है कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो साइकोलॉजिकल वॉर है, जो एक ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी न केवल खेल रही है बल्कि उसमें लगातार हवा भी भर रही है अपनी पालतू मीडिया के जरिए, क्या इस साइकोलॉजिकल वॉर, इस साइकोलॉजिकल दबाव को इंडिया गठबंधन झेल पाएगा? क्या उसे पचा पाएगा? और अगर पचाता है तो उसके पास क्या रणनीति है इसको लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।